हेलो दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आपका वीसीसी एकेडमी में स्वागत करता हूं। अभी तक हम ज्योग्राफी की 3 क्लासें देख चुके हैं, जिसमें हमने राजस्थान की उत्पत्ति से लेकर के उसके विस्तार को समझ लिया है। और जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपको 2-3 क्वेश्चन करवाए थे और एक क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिया था। तो उस क्वेश्चन का आंसर समझना अच्छे से, तो सुनना। तो सबसे पहले आपको जो पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन हम कल जो आपके लिए छोड़ के गए थे, इस क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले हम आज चर्चा करते हैं। तो ध्यान से अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छे लेवल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। सुनना, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, यदि आपने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये क्वेश्चन आपको समझ में आना ही चाहिए। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है आपका, ये सही है कि मेसा का पठार कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। अपन पठार वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही है। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग मगरा कहलाता है। तो याद रखना, उदयपुर में जो पहाड़ियाँ जो पाई जाती हैं उन्हें हम मगरा या मगरी के नाम से जानते हैं, मगरा या मगरी। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 3 को आप पढ़ो। उपरमाल का पठार, उपरमाल का पठार किसका पठार की बात कर रहा है, उपरमाल। यह उपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ में एक स्थान है, चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है, क्या नाम है जिसका, भैंसरोडगढ़। और भीलवाड़ा में एक स्थान है, बिजोलिया। इसके मध्य में जो पठार विस्तृत है उसे अपन उपरमाल का पठार कहते हैं भाई। ये अपन पढ़ेंगे दक्कन ट्रैप में, दक्कन लावा पठार में हम इसके बारे में कंप्लीट देखेंगे, जो कि एक हाड़ौती, जो हमारा भौतिक प्रदेश है उसका क्या है, ये एक भूभाग है। तो उपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में से लेकर के भीलवाड़ा के बिजोलिया तक क्या है, विस्तृत है। बिल्कुल राइट है। अब देखो, तो इसका मतलब अगर ये 3 सही है तो गलत कौन सा है, डी वाला। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना। प्रदेश का हाड़ौती पठार, कौन सा पठार, हाड़ौती पठारी भाग। तो मैं एक डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बना के दिखा रहा हूँ। सुनना, ये जो भाग है इधर वाला, ये है हाड़ौती। ये कौन सा है, हाड़ौती। तो प्रदेश का हाड़ौती पठारी भाग दक्षिण पूर्व में, ध्यान से देखना, दक्षिण पूर्व में। तो ये हाड़ौती भाग है, इसका दक्षिण पूर्व क्या होगा बताओ मेरे को। अगर इसको मैं इस तरीके से तोड़ता हूँ तो इसका दक्षिण पूर्व हो जाएगा ये वाला। तो दक्षिण पूर्व में महान सीमा भ्रंश से सीमांकित है। गलत है भाई। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहा है किसकी, दक्षिण पूर्व की। लेकिन जो महान सीमा जो भ्रंश है वो इस तरीके से गुजरती है भाई, इस तरीके से। अभी बताओ, दक्षिण पूर्व में है या उत्तर पश्चिम में? ये उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में। तो दक्षिण पूर्व की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पर, उत्तर पश्चिम, जिसे हम कहते हैं GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा भ्रंश, जो कि राजस्थान में चालू होती है चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से चालू होती है, चित्तौड़गढ़। इसके बाद में भीलवाड़ा, इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है अपने बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी। इसके बाद में डांग क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आ जाता है, डांग क्षेत्र। और डांग क्षेत्र में जैसे करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसमें, जहाँ से महान सीमा भ्रंश गुजरती है। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दक्षिण पूर्व इधर है और उत्तर पश्चिम इधर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम में। ठीक है। तो
तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो, वीडियो को लास्ट तक देखना आप। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन दूंगा, जैसे ये वाला दिया मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर इसमें लगा हो कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को लाइक करें जल्दी से जल्दी और अपने दोस्तों के साथ में क्या कर दें, शेयर। चलो, तो लास्ट क्लास तक हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके थे। देशांतरीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, उसका विस्तार, आकार, कौन कौन से नए ज़िले बने हैं एकीकरण के बाद में, इन सब के बारे में हमने देख लिया। अब RAS के लिए, किसके लिए, RAS एग्ज़ाम के लिए या राजस्थान की जितनी भी अदर एग्ज़ाम होती हैं, इन सब के लिए अपन कह सकते हैं कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने को देखते मिलते हैं अपने को। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो आप देखना, समझना, आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके। तो जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, राजस्थान हिस्ट्री आपने सामने पढ़ी होगी, तो हिस्ट्री में जैसे हम कई बार नाम आता है कि सर बांगड़ क्या होता है, वागड़ क्या होता है, ठीक है, राठी क्या होता है, तल्ली क्या होता है, थली क्या होता है। तो इस तरीके से जो अपन कह सकते हैं कि एक जो नाम जो आते हैं जो हमारे को एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ वास्तविकता में कैसा होता है, अलग अलग होता है, और उनकी वजह से हमारे जो आंसर होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं एग्ज़ाम में क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा एग्ज़ाम का या फिर क्लास का पार्ट नंबर राजस्थान जीके, राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 4, इसमें हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक प्रदेश। टॉपिक क्या रहेगा, राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक प्रदेश। राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक प्रदेश। अब हम इनकी बात करते हैं, राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक प्रदेश। देखने में, सुनने में हमारे को एक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो इनका जो अर्थ होता है वो कैसा होता है, अलग अलग। चालू करें। देखो, दो शब्द आते हैं। सबसे पहले अपन बात करें, दो शब्द आते हैं, एक का नाम है वागड़ और एक का नाम है बांगड़। पहला पॉइंट है अपना, पहले पॉइंट में दो शब्द हैं, एक का नाम क्या है, वागड़, और एक का नाम क्या है, बांगड़। वागड़ और बांगड़ ये होते क्या हैं, वागड़ क्या है और बांगड़ क्या है, सुनना। राजस्थान का जो दक्षिणी जो भाग है, राजस्थान का ये जो दक्षिणी जो भाग है, ये वाला, ठीक है, जिसमें यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। ये कौन सा है, बांसवाड़ा, इधर कौन सा है, प्रतापगढ़, इधर कौन सा है, डूंगरपुर। तो इस बांगड़ को मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी जो भाग है, इसे हम सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं, वागड़ के नाम से जानते हैं। इसे हम सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं, वागड़ के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग को हम किस नाम से जानते हैं, वागड़ के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो भाषा जो बोली जाती है
जो यहाँ की जो लोकल बोली है उसे अपन कहते हैं बागड़ी। तो यहाँ पर बागड़ी बोली जाती है। तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है भाई? बागड़ी बोली जाती है। अगर आपसे इसमें कौन कौन से ज़िले हैं तो देखने से पता चल रहा है आपको कौन कौन से ज़िले हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो ये 3 ज़िले किस में आते हैं? हमारे वागड़ क्षेत्र में आते हैं। अगर इस वागड़ की जगह मैं एक दूसरा शब्द ले लेता हूँ, बांगड़। वागड़ की जगह मैंने क्या ले लिया? बांगड़। बांगड़ का मतलब क्या है कि जो अरावली जो पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, अरावली के पश्चिमी भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली। तो इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, किधर? पश्चिम में, इस साइड में जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा का विस्तार, जलोढ़ मृदा का विस्तार किधर? अरावली के पश्चिम में जो जलोढ़ मृदा का जो विस्तार पाया जाता है। और यह मुख्यतः अपन कह सकते हैं जैसे इधर पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जैसे पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू। इस क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं? बांगड़ के नाम से जानते हैं। तो दोबारा समझो, वागड़ क्या है? राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं? वागड़ के नाम से कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पर वागड़ी बोली जिले आ गए। बांगड़ अरावली के पश्चिम में जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है क्या कहलाता है? बांगड़ कहलाता है। जैसे पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो, पहला पॉइंट हो गया। ऐसे देखो बहुत सारे पॉइंट हैं आपके, ठीक है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, अब बात करते हैं हम नंबर दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में 2 पॉइंट हैं। एक तो है थली, एक तो क्या है? थली, और एक है तल्ली या पलाया। तल्ली या पलाया। एक तो क्या है? थली, और एक क्या है? तल्ली। तो थल्ली क्या होता है कि मरुस्थल में ऊंचा उठा हुआ भाग, मरुस्थल में ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? थली कहलाता है। तो मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग बेटा क्या कहलाता है? थल्ली कहलाता है ना। मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? थल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? थली कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसमें शामिल ज़िले कौन कौन से हैं, तो मरुस्थल में अरावली के इधर वाले भाग आएंगे, है ना। तो मरुस्थल में ऐसा कौन सा भूभाग है जो ऊपर उठा हुआ है? तो आप बोल सकते हो सर बीकानेर तथा चूरू। तभी तो अपन कहते हैं ऊपर उठा हुआ भाग है, तो जितनी भी नदियाँ यहाँ तक पहुँचती हैं वो इसमें प्रवेश करने से पहले ही क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। तो इसमें एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती, एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती। बीकानेर चूरू उठा हुआ भाग है, मरुस्थल का उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? थल्ली कहलाता है।
और इसी वजह से यहाँ पर एक भी नदी क्या नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती। क्लियर हो गया? तल्ली क्या है? ये तल्ली क्या है? सुनना, देखो ये है रेत के टीले, रेत के टीले, और ये है मरुस्थल। ये क्या है? मरुस्थल। तो तल्ली या पलाया की हम बात करें तो मरुस्थल में रेत के टीलों के मध्य, मरुस्थल में रेत के टीलों के मध्य, तो रेत के टीले, इन दोनों के मध्य में जो अस्थायी पानी की जो झीलें पाई जाती हैं उन्हें अपन तल्ली या पलाया कहते हैं। इसे अपन किस नाम से जानते हैं? तल्ली या पलाया के नाम से जानते हैं। तो मरुस्थल में रेत के टीलों के मध्य की भूमि को अपन किस नाम से जानते हैं? तल्ली या पलाया। और बताओ, रेत के टीले सर्वाधिक अपन कह सकते हैं कि जैसलमेर में, तो तल्ली या पलाया भी मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। तो रेत के टीलों के मध्य में जो भूमि होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? तल्ली या पलाया। और यदि इनमें पानी भर जाता है, यदि इनमें क्या भर जाता है? पानी, तो इसे अपन किस नाम से जानेंगे बताओ? ये आपके लिए क्वेश्चन है। यदि तल्ली या पलाया में क्या भर जाए? पानी भर जाए, तो इसे आप किस नाम से पुकारोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना इसको अगर आपको आता हो तो अपन ने बात कर ली थली या तल्ली की। अब बात करते हैं हम, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 3 पॉइंट, एक शब्द आता है राठी और एक शब्द आता है राठ, या फिर इसे कहते हैं अपन अहीरवाट। किस नाम से जानते हैं? अहीरवाट, राठी। ये राठी क्या है? सुनना, हमारा जो मरुस्थल है, ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला, इस अरावली पर्वतमाला को अपन कहते हैं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अरावली को अपन किस समवर्षा रेखा से अपन डिनोट करते हैं? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से अपन इसको डिनोट करते हैं। इस मरुस्थल को वापस से एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या करती है? 2 भागों में क्या कर देती है? विभाजित कर देती है। तो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाला क्षेत्र, और ये 25 सेंटीमीटर से कम समवर्षा रेखा वाला क्षेत्र, तो 2 भागों में इसको अपन ने वापस से बांट दिया, 25 से 50 और 25 से कम। तो राठी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा वाला क्षेत्र, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा वाला क्षेत्र। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा वाला जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? राठी कहलाता है। क्या कहलाएगा? राठी। अगर आपसे इसमें जिलों की बात करें तो आपको देखने से क्या लगता है यहाँ पर क्या आएगा? बताओ, देखो, इधर बाड़मेर आ जाएगा, इधर जैसलमेर आ जाएगा, इधर बीकानेर आ जाएगा। तो देखो, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर कौन से भाग में आ जाएंगे? राठी वाले में। कौन से आ जाएंगे? राठी वाले में। अब देखो, राठी आपने सुना होगा, इस नस्ल की एक गाय भी पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में राठी नस्ल की गाय भी पाई जाती है। राठी नस्ल की गाय भी पाई जाती है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं किसकी? राठ या अहीरवाट या अहीरवाटी। अहीरवाट या अहीरवाटी। सुनना, देखो,
अहीरवाट आप सुनते हो, अहीर एक जाति है, अपन यादव भी बोल देते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि यादव या अहीर वंश द्वारा शासित प्रदेश, यादव या अहीर वंश द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है? अहीरवाटी या अहीर या राठ। तो राठी और राठ में अंतर याद रखना, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा वाला क्षेत्र राठी कहलाता है, और राठ का मतलब है यादव या अहीर वंश द्वारा शासित प्रदेश। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो मुख्यतः इसमें अलवर आता है, मुख्यतः इसमें अलवर व जयपुर की कोटपुतली तहसील। अलवर व जयपुर की कौन सी तहसील आती है? कोटपुतली तहसील आती है। इम्पोर्टेंट है, लिख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 3 पॉइंट हो गए, बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। माल या हाड़ौती। माल या हाड़ौती और दूसरा मालव, दोनों अलग अलग है। माल या हाड़ौती का मतलब क्या है? कि बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश। जो हमारा हाड़ौती का जो प्रदेश है किससे निर्मित है? बेसाल्ट लावा से। तो बेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित जो भौतिक प्रदेश है जिसका विस्तार मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में है, क्या कहलाता है? माल या हाड़ौती। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर? बेसाल्ट लावा द्वारा निर्मित भौतिक प्रदेश। मुख्यतः कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मैप बना सकते हो आप। मैप कंपलसरी है आपके लिए। ये तो है कोटा, झालावाड़, बारा, और ये क्या है? बूंदी। यहाँ पर क्या है? बूंदी। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्या कहलाता है? माल या हाड़ौती। माल या हाड़ौती। ये मालव क्या है? मालव क्या है कि मध्य प्रदेश में जो मालवा की जो चट्टानें हैं, मालवा का जो पठार है, मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है उसका विस्तार हमारे राजस्थान में भी है। तो मध्य प्रदेश का जो मालवा का जो पठार है उसका विस्तार हमारे राजस्थान में जिन जिलों में है उन जिलों को अपन किस नाम से जानते हैं? मालव के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से सारे के सारे। अब राजस्थान में जो मालवा का पठार है उसका विस्तार कौन कौन से ज़िलों में है? तो झालावाड़ और प्रतापगढ़। कौन कौन से? झालावाड़ और प्रतापगढ़। और इन दोनों भूभागों को सम्मिलित रूप से अपन किस नाम से जानते हैं? मालव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मालव। क्योंकि यहाँ पर आगे चल के अपन जब हाड़ौती का पठार पढ़ेंगे तो उसमें अपन दक्कन का लावा पठार पढ़ेंगे, और दक्कन का लावा पठार मुख्यतः यही होता है, मालव पठार। ठीक है, तो मैं एक बार छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, हल्का सा। झालावाड़ और प्रतापगढ़
इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? मालव कहते हैं। क्या कहते हैं? मालव कहते हैं। इनको मालव क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो मालवा का जो पठार है, इस मालवा के पठार का विस्तार हमारे इन दोनों ज़िलों में है, प्रतापगढ़ और झालावाड़। इसलिए हम इसको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? मालव कहते हैं। क्या कहते हैं? मालव कहते हैं। कोई दिक्कत है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा, बढ़िया सा। चलो आगे बात करें। 4 पॉइंट हो गए ना। नंबर 5, एक होता है शेखावाटी और एक होता है तोरावाटी। एक तो क्या होता है? शेखावाटी और एक क्या होता है? तोरावाटी। तो शेखावाटी क्या है कि सर ऐसा क्षेत्र जो शेखावतों के द्वारा प्रशासित है या शासित है, शेखावाटी कहलाएगा। जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। तोरावाटी किसे कहते हैं? कि कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर और झुंझुनू। कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर और झुंझुनू। तो यहाँ लिख देंगे अपन शेखावतों द्वारा शासित प्रदेश क्या कहलाता है? शेखावाटी। जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू। मैप में देखें तो यहाँ पर आते हैं चूरू, फिर आता है झुंझुनू, फिर इसके नीचे आता है सीकर। तो ये जो चूरू, सीकर और झुंझुनू वाला जो इलाका है, अलग पेन से लिख देता हूँ। चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये क्या कहलाता है? शेखावाटी। तोरावाटी क्या कहलाता है? कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर व झुंझुनू। कौन कौन से आते हैं? सीकर व झुंझुनू। तो कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं? तोरावाटी के नाम से जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नंबर 6, एक होता है मरु और एक होता है मेरू। एक तो होता है मरु और एक होता है मेरू। मरु, मरु का मतलब होता है रेगिस्तान और मेरू का मतलब होता है पहाड़ी, मतलब अरावली वाला क्षेत्र। तो हो गया। अगर आपसे मरु के बारे में पूछ ले तो अरावली के पश्चिम का, अरावली के पश्चिम का, अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश मरु कहलाता है। मरु कहलाता है। सीधे सीधे बोल दो आप मरुस्थल। मरुस्थल को क्या बोलते हैं? मरु बोलते हैं। और मुख्यतः किस संभाग में आता है? जोधपुर संभाग में। पूरा का पूरा जोधपुर संभाग। मेरू क्या है? जो मेरू जो है अरावली को ही कहा जाता है। मेरू किसको कहा जाता है? अरावली को। और अरावली जो है
राजस्थान का कैसा प्रदेश है? प्राचीनतम। राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली। और अरावली के ऊपर क्या बोलते हैं? मेरू। और मरु क्या होता है? मरुस्थल। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कौन सा नंबर है? 7वां नंबर है, 7वां। एक होता है मत्स्य, एक क्या होता है? मत्स्य संघ, और एक है मत्स्य, सिर्फ और सिर्फ क्या? मत्स्य। एक तो है मत्स्य संघ और एक क्या है? मत्स्य। मत्स्य संघ सब आप जानते हो कि जब राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था, तो राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तो जो प्रथम चरण था 18 मार्च 1948 को, तो 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, इसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, मतलब ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन 4 रियासतों को मिला करके इनको एक नाम दिया जिसका नाम था मत्स्य संघ। इनको मिला करके एक नाम क्या दिया? मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ आपको समझ में आ गया। और इसका जो नामकरण जो किया था वो किया था KM मुंशी ने। KM मुंशी द्वारा इसका क्या किया गया था? नामकरण किया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि सर ये मत्स्य क्या है, भाई मत्स्य संघ तो आपको समझ आ गया, लेकिन ये मत्स्य क्या है? तो अपन बात करें जनपद काल की, है ना, महाजनपद काल की, जनपद काल की, तो जनपद काल में जो अलवर का जो दक्षिण पश्चिमी भाग था, अलवर का कौन सा भाग? दक्षिण पश्चिमी जो भाग था, तो ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर का दक्षिणी पश्चिमी जो भाग था, क्या कहलाता था? मत्स्य कहलाता था। तो ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर का कौन सा भाग? दक्षिण पश्चिमी भाग क्या कहलाता था? मत्स्य कहलाता था। और इसकी जो राजधानी थी वो बैराठ या विराटनगर हुआ करती थी। बैराठ या विराटनगर हुआ करती थी, और वो वर्तमान में कहाँ है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। तो मत्स्य संघ और मत्स्य कि 18 मार्च 1948 को राजस्थान का प्रथम एकीकरण हुआ, जिसके प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिलाकर के एक संघ बनाया गया, मत्स्य संघ कहलाता है। KM मुंशी द्वारा उसका नामकरण किया गया। मत्स्य क्या है कि ऐतिहासिक जनपद काल में जो अलवर का जो दक्षिण पश्चिमी जो भाग था उसे अपन किस नाम से जानते हैं? मत्स्य। और इसकी जो राजधानी थी वो बैराठ या विराटनगर थी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो 7 हो गए आपके पॉइंट। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, मेवात और मेवल। मेवात क्या होता है? मेवल क्या है? देखो, मेवात तो आप जानते ही हो ना कि अलवर भरतपुर में एक ऐसा स्थान, मतलब अलवर भरतपुर में जो मेव
जहाँ रहते हैं उसे अपन मेवात कहते हैं। तो और ये मुख्यतः कहाँ रहते हैं? अलवर भरतपुर में। तो अपन कह सकते हैं कि मेवात अपन अलवर भरतपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं हम मेवात? आप बोलोगे साहब? अलवर भरतपुर को हम क्या बोल सकते हैं? मेवात बोल सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कौन रहता है? मेव। कौन? मेव। समझ आ रहा है? मेव जाति के रहने के कारण अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? मेवात। आराम से आप लिख सकते हो, समझ में आ गया होगा। मेव जाति के रहने के कारण अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं? मेवात। मेवल क्या है? मेवल तो देखो सुनना, यह है बांसवाड़ा, यह है डूंगरपुर। ये क्या है? डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, इसे अपन मेवल के नाम से जानते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है? मेवल। और यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति। कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति निवास करती है। समझ आ गया? मेवात अलवर भरतपुर में मेव जाति के कारण इन क्षेत्रों को अपन किस नाम से जानते हैं? मेवात। मेवल क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य में जो पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? मेवल के नाम से। और कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति क्या करती है? यहाँ पर निवास करती है। चलो अगली बात करें अपन 90 पॉइंट की। बीड़ और इधर है बीहड़ या डांग। बीड़ और उधर क्या है? बीहड़ या डांग। सुनना, बीड़ क्या होता है? जो शेखावाटी जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? शेखावाटी क्षेत्र मुख्यतः झुंझुनू। भाई इसमें मुख्य चोरू सीकर झुंझुनू आते हैं। तो शेखावाटी के झुंझुनू में, शेखावाटी के झुंझुनू में जो चारागाह पाई जाती है, चारागाह भूमि, चारागाह भूमि क्या कहलाती है? बीड़ कहलाती है। शेखावाटी के झुंझुनू में, शेखावाटी के झुंझुनू में पाई जाने वाली चारागाह भूमि क्या कहलाती है? बीड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? बीड़ कहलाती है। समझ आ गया ना? क्या कहलाती है? बीड़ कहलाती है। अब आपसे बोल दे कि बीहड़ क्या है और डांग क्या है? बीहड़ या डांग। शुभ ने सुना होगा कि जो चंबल जो नदी होती है, इस चंबल नदी द्वारा जब ये प्रवाहित होती है तो इसके आसपास ये मिट्टी को क्या कर देती है? काट देती है और ऐसे लंबी लंबी नलिकाएं जैसे एक संरचना बना देती है, जिससे इधर ये खाई सी बन जाती है, इधर खाई सी बन जाती है, जिससे जो वहाँ बागी होते हैं या डाकू जिनको अपन बोलते थे या बोलते हैं, उनके लिए छिपने के लिए जगह मिल जाती है। तो चंबल नदी द्वारा इस क्षेत्र में, तो चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन कर, कौन सा अपर्दन कर? अवनालिका अपर्दन कर उस भूमि को क्या कर दिया जाता है? ऊबड़ खाबड़। भूमि कैसे जाती है? ऊबड़ खाबड़। और इसी ऊबड़ खाबड़ भूमि को अपन किस नाम से जानते हैं? बीहड़ या बीड़। तो कैसे लिखोगे कि चंबल नदी के क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन के कारण भूमि ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। भूमि कैसे हो जाती है? ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? बीड़ या बीहड़ कहते, सॉरी
बीहड़ कहते हैं। बीड़ अलग है, बीहड़ अलग है, तो बीहड़ या डांग कहते हैं। क्षेत्र कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। यहाँ पर डांग क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और आज का एक लास्ट पॉइंट है, तो लगभग ये बहुत सारे, लेकिन मैं आपको, अब लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप वैसे बावड़े हो जाओगे ना, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इनको पढ़ना। अगला आता है 10वां पॉइंट, भोराट और भूमट। भोराट और भूमट, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। सुनना, अब एक मैप बनाता हूँ मैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद। देखो, चलो एक और बनाते हैं। पर यहाँ है उदयपुर, यहाँ पर क्या है, उदयपुर। अब सुनना कि भोराट क्या है और भूमट क्या है। सुनना, उदयपुर में पाई जाती है गोगुंदा की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी। कहाँ पर पाई जाती है, उदयपुर में। राजसमंद में पाई जाती है कुंभलगढ़ की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी पाई जाती है, कुंभलगढ़ की। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी, राजसमंद में कुंभलगढ़ की पहाड़ी। अब सुनना कि उदयपुर और राजसमंद, उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी तथा राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी, इनके मध्य में जो पठारी भाग पाया जाता है उसे हम कहते हैं भोराट का पठार। किसके नाम से जानते हैं, भोराट के पठार के नाम से। भोराट समझ में आ गया कि उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी तथा राजसमंद की कुंभलगढ़ की पहाड़ी के मध्य का पठार क्या कहलाता है, भोराट का पठार कहलाता है। इस भोराट के पठार की एक विशेषता है कि यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। सेकंड ऊंचा पठार किसका, राजस्थान का। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। तो भोराट के पठार के बारे में आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर तथा कुंभलगढ़ की पहाड़ी राजसमंद के बीच में जो पठार है कौन सा है, भोराट का पठार। अब आता है भूमट। कौन सा, भूमट। अब सुना, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य में जो पठारी भाग है, उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य में जो पठारी भाग है ये कहलाता है भूमट। क्या कहलाता है, भूमट। तो उदयपुर तथा डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है, पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है, भूमट। तो भोराट क्लियर हो गया, भूमट क्लियर हो गया। आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो,
हमने यहाँ पर आज 10 पॉइंट की बात की थी, तो लगभग ऐसे हमारे पास 24 से 25 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं? 24 से 25 पॉइंट। अब 24 से जो 25 पॉइंट है, इनमें से हमने कितने की बात कर ली? 10 की। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बोराट क्या है, भोमट क्या है, आपको समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, अब हम आपको लास्ट में जाते हुए एक बढ़िया सा क्वेश्चन देके जाते हैं। कमेंट करके उसका आंसर बताना, नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में हम वापस से उस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। तो अब बात करते हैं हम एक क्वेश्चन की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देखो, ये आपका जो क्वेश्चन है, इसमें असत्य कथन को बताएं। पहला ऑप्शन है अरावली विश्व की प्राचीनतम बलद पर्वत श्रेणी है। सही है या गलत है? राजस्थान का पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान तैथिस सागर का अवशेष रूप है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार भाग है। तो एक क्वेश्चन देख लो आप आराम से, इनमें से कौन सा गलत है आपको वो बताना है। तो आज हमने राजस्थान की ऐतिहासिक शब्दावली को देखा, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप उनको लिखना, नोट्स बनाना, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएं। जिसका आंसर जिसको आता है ठीक है, नहीं तो फिर अपन कल क्लास में इसकी बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।